तो फिर अनुच्छेद 31 से शुरू करते हैं संपत्ति का अधिकार। ये बात काफी दिलचस्प है कि ये कभी एक मौलिक अधिकार हुआ करता था। हाँ बिल्कुल, ये शुरुआत में मौलिक अधिकारों की लिस्ट में था। लेकिन फिर 1978 में वो 44वां संशोधन हुआ। जी, 44वां संविधान संशोधन। और उसने इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया और अनुच्छेद 300A के तहत सिर्फ एक संवैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिया। सही कहा। तो ये बदलाव क्यों जरूरी समझा दिया होगा? इसके पीछे क्या सोच थी? देखिए, ये एक बड़ा कदम था और इसके पीछे की सोच अक्सर ये देखी जाती है कि व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार और समाज के जो बड़े हित हैं, जैसे मान लीजिए भूमि सुधार हैं या संसाधनों का समान वितरण, इनके बीच एक संतुलन बनाने की जरूरत महसूस की गई। अच्छा, संतुलन। हाँ, मतलब ये कि राज्य अगर चाहे तो सामाजिक लक्ष्यों के लिए निजी संपत्ति ले सके, लेकिन कानून की एक उचित प्रक्रिया के तहत, मनमाने ढंग से नहीं। तो अधिकार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, बस उसका दर्जा मौलिक से बदलकर कानूनी या संवैधानिक हो गया। तो अब अगर किसी को उसकी संपत्ति से वंचित करना है तो उसके लिए संसद द्वारा बनाया गया एक प्रॉपर कानून होना अनिवार्य है। बस यूं ही नहीं किया जा सकता। समझ गए, यानी एक संतुलन साधने की कोशिश थी। अच्छा, अब आते हैं अनुच्छेद 32 पर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपने शुरू में इसका जिक्र किया था और हमारी सामग्री इसे नागरिकों के लिए एक सुपर पावर जैसा बताती है। हाँ, सुपर पावर शब्द शायद थोड़ा नाटकीय लगे है तो, लेकिन इसके महत्व को बिल्कुल कम नहीं आंका जा सकता। अनुच्छेद 32 का सार, मतलब निचोड़ ये है कि अगर किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उल्लंघन होता है, उल्लंघन होता है, तो वो व्यक्ति सीधे देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सीधे सुप्रीम कोर्ट। और ये अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। मतलब उपचार पाने का अधिकार भी एक गारंटीशुदा अधिकार है। अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए वो कुछ खास आदेश जारी कर सकता है ना, रिट्स जिन्हें कहते हैं। जी बिल्कुल, रिट्स। जैसे हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, ये सब। हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी कर सकता है। हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा है। मैंडेमस यानी परमादेश, किसी सरकारी अधिकारी को उसका काम करने का आदेश देना। ठीक है। प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध, निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना। अच्छा। सर्ट्योरारी यानी उत्प्रेषण, निचली अदालत से कोई मामला ऊपर मंगाना। और को वारंटो, अधिकार परीक्षा, किसी व्यक्ति से पूछना कि वो किस हक से कोई सार्वजनिक पद धारण किए हुए है। ठीक है, इनके नाम जानना ही काफी है अभी के लिए। हाँ, अभी बारीकियों में नहीं जाते। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने शुरू में इशारा भी किया था, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। हृदय और आत्मा, हार्ट एंड सोल, ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा? मतलब संविधान में तो और भी इतने मौलिक अधिकार हैं। हाँ, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। देखिए, उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अनुच्छेद 32 ही वो चाबी है जो बाकी सभी मौलिक अधिकारों के ताले खोलती है। अच्छा, कैसे? आप सोचिए, अगर आपके पास बहुत सारे अधिकार तो हों, लेकिन अगर उनका उल्लंघन हो और आप कहीं गुहार ही ना लगा सकें, कहीं जा ही ना सकें, तो उन अधिकारों का क्या मतलब रह जाएगा? हाँ, बात तो सही है, वो तो बस कागज पे रह जाएंगे। बिल्कुल। अनुच्छेद 32 इसी गारंटी को पक्का करता है। ये अधिकारों को सिर्फ घोषणा पत्र नहीं रहने देता, बल्कि उन्हें वास्तविक हकीकत बनाता है। और इसी बुनियादी महत्व को समझते हुए जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का ऐतिहासिक मामला था 1973 का। हाँ, वो तो बहुत महत्वपूर्ण केस है। जी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 32 संविधान की मूल संरचना, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अच्छा, यानी संसद भी इसे आसानी से यानी संसद भी इसे आसानी से खत्म नहीं कर सकती या इसमें ऐसा बदलाव नहीं कर सकती जिससे इसका सार ही नष्ट हो जाए। ये तो सच में इसे हृदय और आत्मा बनाता है। अच्छा, एक सवाल और, क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही रिट जारी कर सकता है या हाई कोर्ट भी? नहीं, ये अच्छा सवाल है। हाई कोर्ट्स भी अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 226? जी, और मजे की बात यह है कि कुछ मामलों में हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा व्यापक होता है। वो कैसे? क्योंकि हाईकोर्ट्स मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के साथ साथ दूसरे कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकते हैं, जबकि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों के हनन पर ही रिट जारी करता है। ओ अच्छा। लेकिन एक और बड़ा फर्क है, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाना
जैसा मैंने कहा, अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। हाँ, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट जाना एक विवेकाधीन उपचार है। मतलब हाईकोर्ट मना भी कर सकता है कि आप पहले निचली अदालतों में जाएं। सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर सीधे मना नहीं करता अगर मौलिक अधिकार का मामला हो। स्पष्ट है। तो ये थे अनुच्छेद 31 और 32, एक बदलावा अधिकार और एक हृदय और आत्मा वाला अधिकार। जी, अब अगर हम संविधान के इरादों को, उसकी मंशा को और समझना चाहें तो हमें भाग 4 पर नजर डालनी होगी। बिल्कुल। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। हाँ, इनका मकसद क्या है? संविधान इन्हें क्यों शामिल करता है? देखिए, भाग 4 का लक्ष्य है भारत को एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट बनाना। वेलफेयर स्टेट। हाँ, जहां सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो, सभी को बराबरी के मौके मिले। ये सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, उससे प्रेरित हैं। आयरलैंड से? अच्छा। जी, ये एक तरह से हमारे संविधान निर्माताओं का सपना दिखाते हैं कि भविष्य का भारत कैसा होना चाहिए। ये राज्य को बताते हैं कि उसे किस दिशा में काम करना चाहिए। लेकिन इसमें एक बड़ा पेंच है ना? स्रोत बताते हैं कि ये मौलिक अधिकारों की तरह अदालत द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते, मतलब नॉन जस्टिशिएबल है। हाँ, ये बिल्कुल सही है और यही बात अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है। तो फिर इनका फायदा क्या? क्या ये सिर्फ मतलब नैतिक सलाह है, अच्छी बातें बस? नहीं, देखिए, ये एक बहुत ही आम सवाल है और इसका जवाब संविधान खुद देता है। हाँ, ये सच है कि आप किसी DSP को लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, वो नॉन जस्टिशिएबल है। लेकिन अनुच्छेद 37 खुद कहता है कि भले ही ये लागू करने योग्य ना हो, ये देश के शासन के लिए मूलभूत हैं, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। मूलभूत, फंडामेंटल। हाँ, और ये भी कहता है कि कानून बनाना राज्य का कर्तव्य होगा, ड्यूटी होगी कि इन सिद्धांतों को लागू करे। अच्छा, तो ये सिर्फ नैतिक सलाह नहीं है, ये संविधानिक निर्देश है। बिल्कुल, इन्हें आप राज्य की अंतरात्मा कह सकते हैं या देश का लॉन्ग टर्म विजन। सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन ये सिद्धांत बने रहेंगे। ये बताते रहेंगे कि हमें जाना किधर है। शासन के लिए मूलभूत, इसका मतलब ये हुआ कि सरकारें इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। मतलब उन्हें कोशिश तो करनी होगी इन्हें लागू करने की, भले ही कोई उन्हें कोर्ट न ले जा सके। सिद्धांतता तो बिल्कुल नहीं कर सकती। व्यवहार में कितना पालन होता है, किस हद तक होता है, ये हमेशा बहस का विषय रहता है। हाँ, वो तो है। लेकिन ये सिद्धांत सरकारों के काम का मूल्यांकन करने का, उन्हें जज करने का एक पैमाना जरूर देते हैं। जनता, मीडिया, विपक्ष सब इन सिद्धांतों के आधार पर सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। और एक और बात, शायद अनुच्छेद 36 वो कहता है कि भाग 4 के लिए राज्य का वही मतलब है जो भाग 3 के लिए है। हाँ, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 36 कहता है कि इस भाग में राज्य का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 12 में दिया गया है। यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, संसद, विधानमंडल, लोकल बॉडीज। हाँ, और बाकी सभी सरकारी संस्थाएं, ये सब इन निर्देशक तत्वों से बंधे हुए हैं। इन सब का कर्तव्य है कि वो अपनी नीतियां और कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को ध्यान में रखें। ठीक है, तो चलिए अब कुछ प्रमुख निर्देशक तत्वों को देखते हैं। शुरुआत शायद सामाजिक और आर्थिक न्याय वाले सिद्धांतों से करें। अनुच्छेद 38। हाँ, अनुच्छेद 38 बहुत महत्वपूर्ण है। ये राज्य को निर्देश देता है कि वो ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हर नागरिक को मिले। और इसमें बाद में 44वें संशोधन से एक और बात जोड़ी गई थी। क्या? कि राज्य खास तौर पर आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और साथ ही व्यक्तियों और समूहों के बीच सुविधाओं और अवसरों की असमानता को भी खत्म करने की कोशिश करेगा। अच्छा, तो ये सीधे सीधी कल्याणकारी राज्य की बात करता है। बिल्कुल, वेलफेयर स्टेट का आधार है ये। और फिर अनुच्छेद 39 है जो काफी लंबा चौड़ा लगता है। इसमें पुरुष महिलाओं के लिए समान अधिकार, धन का संकेंद्रण रोकना, समान काम के लिए समान वेतन, बहुत कुछ है इसमें। हाँ, अनुच्छेद 39 एक तरह से आर्थिक लोकतंत्र का खाका खींचता है। ये कई बातें कहता है जिनका राज्य को अपनी नीतियां बनाते समय ध्यान रखना है। जैसे कि सभी नागरिकों, पुरुष हो या महिला, उन्हें आजीविका के पर्याप्त साधन मिले। देश के जो भौतिक संसाधन हैं उनका स्वामित्व और नियंत्रण इस तरह बटा हो कि उससे समाज का भला हो। अर्थव्यवस्था ऐसी न चले कि धन और उत्पादन के साधन कुछ ही हाथों में जमा हो जाएं। ये तो बहुत बड़ी बात है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ रोकना। बिल्कुल। और फिर पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान काम के लिए समान वेतन मिले।
इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। और ये भी कि श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं और बच्चों की सेहत और ताकत का दुरुपयोग ना हो और बच्चों को स्वस्थ तरीके से विकास करने के अवसर मिले, शोषण से उनकी रक्षा हो। ये लक्ष्य तो आज भी मतलब कितने ज्यादा प्रासंगिक है। बिल्कुल। और फिर आता है अनुच्छेद 39A, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, फ्री लीगल एड। बिल्कुल। इसे बाद में जोड़ा गया था, हाँ। 42nd संशोधन से 1976 में। जी हाँ, 42nd संशोधन से। ये बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों? इसकी क्या खासियत है? देखिए, ये सिर्फ एक कल्याणकारी उपाय नहीं है, ये इस कड़वी सच्चाई को मानना है कि न्याय पाना महंगा हो सकता है। हाँ, वकीलों की फीस, कोर्ट के खर्चे। बिल्कुल। तो ये अनुच्छेद कहता है कि राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि कानूनी व्यवस्था इस तरह काम करे कि सबको न्याय मिले। और अगर कोई नागरिक गरीब है या किसी और मजबूरी की वजह से न्याय पाने से वंचित रह सकता है, तो राज्य उसके लिए मुफ्त कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा। 1976 में इसे जोड़ना उस समय के हिसाब से ये बहुत ही प्रगतिशील सोच थी। ये पक्का करता है कि पैसे की कमी किसी को न्याय के दरवाजे तक पहुंचने से ना रोक पाए। और इसी के आधार पर वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज बनी है, नालसा, SLSA। जी हाँ, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी नालसा और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी SLSA इसी अनुच्छेद की देन है। तो ये सिद्धांत राज्य पर काफी सकारात्मक जिम्मेदारियां डालते हैं। मतलब राज्य को बहुत कुछ करना है। हाँ, बिल्कुल। ये राज्य से अपेक्षा करते हैं कि वो सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने या टैक्स वसूलने तक सीमित न रहें, बल्कि सक्रिय रूप से नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करें। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, ये जो ऊंचे आदर्श हैं, जैसे समान काम के लिए समान वेतन या धन का संकेंद्रण रोकना, क्या इन्हें लागू करना वाकई आसान है? इसमें क्या चुनौतियां आती होंगी? ये एक बहुत बड़ा और जटिल सवाल है और इसका जवाब आसान नहीं है। चुनौतियां कई स्तरों पर हैं। जैसे? एक तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी हो सकती है। मतलब क्या सरकारें वाकई इन लक्ष्यों को हासिल करना चाहती हैं? दूसरा, संसाधनों का अभाव हो सकता है। वेलफेयर स्कीम्स चलाने के लिए, असमानता कम करने के लिए पैसा चाहिए। सही बात है। तीसरा, हमारी जो सामाजिक संरचनाएं हैं वो खुद कई बार असमानता को बनाए रखती हैं या बढ़ाती हैं। उन्हें बदलना मुश्किल होता है। और शायद कभी-कभी मौलिक अधिकारों और इन निर्देशक सिद्धांतों में टकराव भी होता होगा। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे व्यापार करने की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, लेकिन अगर राज्य धन के संकेंद्रण को रोकने के लिए कोई कदम उठाए तो हो सकता है वो किसी के व्यापार करने के अधिकार से टकराए। हाँ। न्यायपालिका ने खासकर केशवानंद भारती मामले के बाद से इन दोनों के बीच, मतलब मौलिक अधिकारों और निर्देशक तत्वों के बीच एक संतुलन बनाने की, एक हार्मनी बनाने की कोशिश की है। अच्छा। लेकिन जमीनी हकीकत में इन लक्ष्यों को पूरी तरह पाना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सही है। मतलब ये एक यात्रा है, मंजिल नहीं। बिल्कुल। अब अगर हम कार्य, कल्याण और श्रमिकों की भागीदारी से जुड़े कुछ और निर्देशक सिद्धांतों पर आएं। हाँ, अनुच्छेद 41, 42, 43। जी, अनुच्छेद 41 कहता है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर लोगों को काम पाने का, शिक्षा पाने का और कुछ खास स्थितियों में जैसे बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी या विकलांगता की स्थिति में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार दिलाने की कोशिश करेगा। तो क्या मनरेगा जैसी योजनाएं इसी से जुड़ती हैं? काम पाने का अधिकार? हाँ, कह सकते हैं कि मनरेगा जैसी योजनाएं कहीं न कहीं अनुच्छेद 41 की भावना से ही प्रेरित हैं। ये पूरी तरह से अधिकार नहीं है, लेकिन राज्य की कोशिश है उस दिशा में। ठीक है। और अनुच्छेद 42? अनुच्छेद 42 कहता है कि राज्य काम करने की जगहों पर न्यायपूर्ण और मानवीय माहौल बनाएगा, मतलब जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क, और साथ ही महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ, मैटरनिटी बेनिफिट सुनिश्चित करेगा। और इसी से जुड़ा वो कानून है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। जी हाँ, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, जिसमें हाल के सालों में काफी महत्वपूर्ण सुधार भी हुए हैं, जैसे छुट्टी की अवधि बढ़ाई गई है। अच्छा। और अनुच्छेद 43? इसमें तो लिविंग वेज की बात है, सिर्फ न्यूनतम मजदूरी नहीं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। मिनिमम वेज तो बस गुजारा करने लायक होता है। लिविंग वेज यानी जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी का मतलब है इतनी मजदूरी जिससे श्रमिक ना सिर्फ अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कुछ हद तक सामाजिक सुरक्षा और आराम का भी ध्यान रख सके, मतलब एक सम्मानजनक जीवन जी सके। ये तो बहुत ऊंचा लक्ष्य है। बिल्कुल।
और अनुच्छेद 43 सिर्फ मजदूरी की बात नहीं करता। ये कामगारों के लिए बेहतर जीवन स्तर, अवकाश और सामाजिक सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करने की भी बात करता है और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की भी बात करता है। और इसी में 43A भी है, जो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की बात करता है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ये भी 42वें संशोधन से आया। जी, ये भी 42वें संशोधन 1976 से जुड़ा गया। ये भी एक बहुत क्रांतिकारी विचार है। कैसे? ये कहता है कि राज्य कानून बनाकर या किसी और तरीके से ये सुनिश्चित करेगा कि उद्योगों के मैनेजमेंट में श्रमिकों की भी भागीदारी हो। ये सीधे सीधे औद्योगिक लोकतंत्र, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की ओर इशारा करता है। ये दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माता किस हद तक सामाजिक और आर्थिक बराबरी लाना चाहते थे। वो सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र से संतुष्ट नहीं थे। लेकिन क्या ये विचार लिविंग वेज, मैनेजमेंट में भागीदारी हकीकत में लागू हो पाए? देखिए, पूरी तरह से तो नहीं। लिविंग वेज का कॉन्सेप्ट अभी भी भारत में पूरी तरह लागू नहीं है। हम ज्यादातर मिनिमम वेज पर ही अटके हैं और मैनेजमेंट में भागीदारी भी बहुत सीमित है। लेकिन ये सिद्धांत एक लक्ष्य की तरह मौजूद हैं, जिनकी तरफ बढ़ने की कोशिश होनी चाहिए। समझ गई। अब आगे बढ़ते हुए कुछ ऐसे सिद्धांतों को देखते हैं जिन पर गांधी जी के विचारों का प्रभाव ज्यादा दिखता है या जो सामाजिक सुधार और एकरूपता लाने की बात करते हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों वाला। हाँ, अनुच्छेद 40 ये राज्य को निर्देश देता है कि वो ग्राम पंचायतों को संगठित करेगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार देगा जिससे वो स्वशासन की इकाइयों के रूप में काम कर सकें। ये तो सीधे गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने जैसा लगता है। बिल्कुल, ये गांधीवादी सिद्धांतों का एक प्रमुख उदाहरण है। और जैसा आप शायद जानती होंगी, 1992 में 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देकर इस निर्देशक सिद्धांत को काफी हद तक कानूनी रूप से साकार कर दिया है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा कदम था। जी। फिर आता है अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC। ये तो हमेशा ही चर्चा में रहता है, बहुत बहस होती है इस पर। हाँ, अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। इसका मतलब क्या है, समान सिविल संहिता? इसका मतलब है कि शादी, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार, गोद लेना, गुजारा भत्ता, इन जैसे जो व्यक्तिगत या पारिवारिक मामले हैं, उनमें सभी धर्मों और समुदायों के लोगों के लिए एक ही कानून हो। अभी अलग अलग धर्मों के अपने पर्सनल लॉज हैं। और स्रोत बताते हैं कि शाहबानो मामले में 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की थी। जी हाँ, शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर अफसोस जताया था कि अनुच्छेद 44 अब तक लागू नहीं हो पाया है और सरकार से आग्रह किया था कि वो इस दिशा में कदम उठाएं, लेकिन ये आज भी, जैसा आपने कहा, लागू नहीं हो पाया है और इस पर बहुत गहरे राजनीतिक और सामाजिक मतभेद बने हुए हैं। हाँ, ये काफी संवेदनशील मुद्दा है। बिल्कुल, हम यहाँ बस ये बता रहे हैं कि ये संविधान का एक निर्देशक सिद्धांत है जिसकी अपनी जटिलताएं हैं। ठीक है। और इसी कड़ी में अनुच्छेद 46, 47, 48 भी हैं, जो सामाजिक न्याय और सुधारों पर केंद्रित लगते हैं। हाँ, अनुच्छेद 46 कहता है कि राज्य समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, विशेषकर अनुसूचित जातियां SC और अनुसूचित जनजातियां ST, उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और हर तरह के शोषण से बचाएगा। तो आरक्षण नीतियां इसी का नतीजा है? हाँ, आरक्षण नीतियों को अक्सर इसी अनुच्छेद 46 के तहत राज्य के कर्तव्य के रूप में देखा जाता है। अच्छा, और अनुच्छेद 47? अनुच्छेद 47 कहता है कि राज्य लोगों के पोषण स्तर, न्यूट्रिशन लेवल और जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ को सुधारने को अपना प्राथमिक कर्तव्य मानेगा। और इसी में आगे कहा गया है कि राज्य खासकर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली दवाओं और शराब के सेवन पर रोक लगाने का प्रयास करेगा। अच्छा, तो जो कुछ राज्यों में शराबबंदी लागू है, वो इसी अनुच्छेद से प्रेरणा लेती है? हाँ, बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में जो शराबबंदी लागू की गई है, उसके पीछे अनुच्छेद 47 का ही आधार बताया जाता है। हालांकि इसकी प्रभावशीलता पर भी बहस होती है। और अनुच्छेद 48, ये कृषि, पशुपालन और गौवध निषेध से जुड़ा है। जी, अनुच्छेद 48 कहता है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से संगठित करने का प्रयास करेगा। ठीक है। और खास तौर पर गायों, बछड़ों और दूसरे दुधारू और भार ढोने वाले मवेशियों की नस्लों को सुधारने और उनके वध पर रोक लगाने के लिए कदम उठाएगा। तो गौवध निषेध भी एक निर्देशक सिद्धांत है। हाँ। और ये हिस्सा भी, जैसा आप जानती होंगी,
अक्सर बहुत बहस और विवाद का विषय रहता है। ये दिलचस्प है कि कैसे इन सिद्धांतों में गांधीवादी सोच, सामाजिक सुधार और कभी-कभी काफी विवादास्पद मुद्दे भी शामिल हैं। हाँ, ये संविधान की विविधता और उसके निर्माताओं की दूरदर्शिता को दिखाता है कि उन्होंने इतने सारे पहलुओं को शामिल किया। अब शिक्षा, पर्यावरण और राष्ट्रीय धरोहर की बात करते हैं। अनुच्छेद 45 में तो आपने कहा था बड़ा बदलाव हुआ है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये अक्सर कंफ्यूज करता है। देखिए, मूल संविधान में अनुच्छेद 45 कहता था कि राज्य संविधान लागू होने के 10 साल के अंदर 14 साल तक की उम्र के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगा। अच्छा, तो ये पहले डीएसपी था? हाँ, लेकिन 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ। उसने शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। तो अब अनुच्छेद 45 का क्या हुआ? अब अनुच्छेद 45 का टेक्स्ट बदल गया है। अब ये कहता है कि राज्य 6 साल से कम उम्र के बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECE के लिए प्रावधान करने का प्रयास करेगा। ओह, अच्छा। तो अब ये छोटे बच्चों आंगनवाड़ी वाले बच्चों की शिक्षा और देखभाल पर फोकस करता है। बिल्कुल। तो शिक्षा की अहमियत बढ़ी, वो मौलिक अधिकार बनी और छोटे बच्चों की देखभाल का जिम्मा भी राज्य पर आया, निर्देशक सिद्धांत के रूप में। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। अच्छा, अब पर्यावरण के बारे में अनुच्छेद 48A। हाँ, अनुच्छेद 48A ये भी मूल संविधान में नहीं था। इसे 42वें संशोधन 1976 से जोड़ा गया। इमरजेंसी के समय वाले संशोधन से? जी हाँ। ये कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का और वनों तथा वन्य जीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा। ये तो बहुत जरूरी है आज के समय में। बिल्कुल। और ये भारत में पर्यावरण कानून के विकास का, एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक बड़ा आधार बना है। MC मेहता बनाम भारत संघ जैसे कई मशहूर पर्यावरण से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने इसी अनुच्छेद 48A और मौलिक कर्तव्य वाले 51AG का हवाला दिया है। और अनुच्छेद 49 हमारी ऐतिहासिक इमारतों और धरोहरों की रक्षा की बात करता है। सही कहा। अनुच्छेद 49 कहता है कि जो भी स्मारक, स्थान या वस्तु राष्ट्रीय महत्व की घोषित की गई हैं, उनकी रक्षा करना राज्य का दायित्व होगा। जैसे हमारे किले, मंदिर, मकबरे वगैरह। हाँ, उन सबको सुरक्षित रखना राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है। ठीक है। अंत में 2 और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बचते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय शांति। जी। अनुच्छेद 50 और 51। जी। अनुच्छेद 50 निर्देश देता है कि राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने के लिए कदम उठाएगा। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये क्यों जरूरी है? ये लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये शक्तियों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत को मजबूत करता है, ताकि न्यायपालिका बिना किसी सरकारी दबाव या प्रभाव के स्वतंत्र रूप से काम कर सके। और केशवानंद भारती मामले में इसे भी संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना गया था। अच्छा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी बेसिक स्ट्रक्चर है। जी। और आखिरी अनुच्छेद 51। ये तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में लगता है। हाँ, अनुच्छेद 51 एक तरह से भारत की विदेश नीति का दार्शनिक आधार तय करता है। कैसे? ये कहता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, ख राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा, ग अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का सम्मान करेगा और घ अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने को प्रोत्साहित करेगा। तो भारत की जो शांतिपूर्ण विदेश नीति रही है, गुटनिरपेक्षता, पंचशील सिद्धांत, वो सब इसी से जुड़े हैं। हाँ, कह सकते हैं कि भारत की